लीजिए, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक और एक नए सफर पर आपको ले चलने के लिए। इस बार जिस पुस्तक का चयन मैंने किया है वे उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि लेखक ने बेहद ईमानदारी बरती है अपनी आत्मकथा लिखते वक्त, क्योंकि कई जगह पर कई प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें अश्लील कहा जा सकता था, लेकिन लेखक ने अपनी लेखनी से उसको इतना सहज बना दिया है कि हम उसके बारे में सोचने पर मजबूर हैं। इस मंच से, अंबेडकर नामक इस मंच से ऑलरेडी 2 आत्मकथाओं का पाठन मैं कर चुकी हूं, जिसमें जूठन आत्मकथा खंड 1 और 2 और तुलसीराम जी की आत्मकथा मुर्दैया और मणिकर्णिका का पाठन हो चुका है। तो आज जिस तीसरी आत्मकथा का पाठन मैं करूंगी उसमें और पहले पढ़ी गई दोनों आत्मकथाओं में बहुत कम समानताएं हैं। आत्मकथा पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि सारी आत्मकथाएं तो एक ही जैसी लिखी गई होंगी, सभी में वेदना ही होगी और हो क्या सकता है हमारे दलित समाज के पास, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। जैसे जैसे इन आत्मकथाओं को मैं पढ़ रही हूं मुझे एहसास हो रहा है कि इनमें आक्रोश का स्वर कितना ज्यादा है। इनमें परिस्थितियां अलग हैं, परिवेश अलग हैं, प्रसंग अलग हैं, शब्दावली अलग है, लिखने की शैली अलग है और बहुत सारी चीजों का जो जिक्र है वो भी अलग है। इन लोगों की मानसिकता अलग है। पहले जो थी वो वेदनात्मक तरीके से लिखी गई थी जूठन, और तुलसीराम जी की बेहद व्यंगात्मक शैली में लिखी गई आत्मकथा थी और प्रेरणादायक भी थी। और आज शरण कुमार लिम्बाले जी की अक्कर माशी का पाठन मैं शुरू करूंगी। यूं तो शरण कुमार लिम्बाले जी की दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह का पाठन मैं पहले कर चुकी हूं, लेकिन आज इनकी आत्मकथा मैं आपको सुनाऊंगी, शब्द दर शब्द पढ़ूंगी। और इसमें कई प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ते वक्त बतौर महिला मुझे बेहद हिचकिचाहट हुई। इस पुस्तक को मैंने सेलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन जब मैं इसको पढ़ने बैठी तो मुझे कई जगहों पर ऐसा लगा कि पता नहीं मैं आप लोगों के सामने इसका पाठन कर सकूंगी या न कर सकूंगी। और बतौर श्रोता ना जाने आप क्या सोचेंगे इन शब्दों को जब मैं आपके सामने शब्द दर शब्द पढ़ूंगी। तो इसमें ऐसे बहुत से वाक्य हैं, बहुत से प्रसंग हैं जो दिल को छूते हैं और सभ्य समाज में जो शब्दावली को अश्लील माना जाता है उसकी भी इसमें भरमार है। तो चलिए मेरे साथ एक नए सफर पर। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये पुस्तक दिखती कैसे है। शरण कुमार लिम्बाले जी, अक्कर माशी, ये इसका फ्रंट कवर, ये इसका बैक कवर। बुक पेपर बैक से प्रकाशित है और इसका दाम है मात्र 199 रुपए। बेहद रीजनेबल प्राइस है। पढ़ने में यदि रुचि है तो आप इसे मंगवा भी सकते हैं। मैंने ये मंगवाई थी अमेजॉन से। मेरी ज्यादातर पुस्तकें अमेजॉन से ही मैं मंगवाती हूं, तो ये भी मैंने अमेजॉन से ही मंगवाई थी। तो चलिए इसका पाठन शुरू करते हैं, हमेशा की तरह पीछे लिखे शब्दों से जो लेखक के अपने हैं। गांव, भाषा, माता पिता, जाति, धर्म, इन सभी दृष्टियों से मैं खंडित हूं। गुमशुदा व्यक्तित्व लिए जीने वाला मेरे अस्तित्व को जारज कहकर सतत अपमानित किया गया है। ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी अपने खानदानी अभिमान और खानदानी अस्मिता लिए जीते हैं, परंतु यहां मेरी अस्मिता के साथ ही बलात्कार हुआ है। बलात्कृत स्त्री की तरह मेरा यह जीवन, यहां की नीति ने मेरे साथ एक अपराधी की तरह ही आचरण किया है। मेरे जन्म को ही यहां अनैतिक घोषित किया गया है। दुर्बलों पर आक्रमण करते समय, उनका शोषण करते समय सबलों ने हमेशा उनकी अबलाओं पर अत्याचार किए हैं। इन सबलों को यहाँ की सत्ता, संपत्ति, समाज, संस्कृति और धर्म ने समर्थन दिया है। परंतु उस स्त्री का क्या होगा? उसे वह बलात्कार अपने पेट में बढ़ाना पड़ता है, उस बलात्कार को जन्म देना पड़ता है, उस बलात्कार का पालन पोषण करना पड़ता है और वह बलात्कार एक जीवन जीने लगता है। उसी जीवन की वेदना इस आत्मकथा में है। उसके बाद छोटा सा
लेखक परिचय है जिसे मैं पढ़ देती हूं। जन्म 1 जून 1956, बिल्कुल उसी के आसपास ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और तुलसीराम जी के जन्म के आसपास। MA PhD तक लिम्बाले जी ने शिक्षा ग्रहण करी है। व्यवसाय डायरेक्टर विद्यार्थी कल्याण विभाग, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र। प्रकाशन देवता आदमी दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह, जिसका पाठन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र समीक्षा, इसका भी पाठन मैं करूंगी क्योंकि कुछ अंश इसके मैं पढ़ चुकी हूं और बेहद खूबसूरती से लिखे हुए हैं। नरवानर हिंदू छुआछूत बहुजन, ये उपन्यास है। तो अब इसका मैं आगे पाठन शुरू करती हूं। अंदर से ये पुस्तक इस प्रकार है। दूसरे पन्ने पर ऐसा एक चित्र बना है जिसको देखकर ही अनायास लगता है जैसे ना चाहते हुए भी ये भारत का नक्शा जैसा कुछ उतार दिया है, जिसमें दलित समाज के खंडित व्यक्तित्वों का ब्यौरा है। स्त्री है, खंडित अवस्था में है, बाल बिखरे हुए हैं, तो इसी का पूरा जो है ब्यौरा अंदर है। किस प्रकार उनका व्यक्तित्व खंडित है, ये पढ़ते हैं। तो लेखक की ओर से लेखकीय भूमिका में शरण कुमार लिम्बाले जी ने कुछ 4-5 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में, जिनमें अक्कर माशी को लेकर जो भी बातें प्रकाशित हुई हैं उसको रखा है। चलिए, लेखक की ओर से पहला जो है, अक्कर माशी शीर्षक से मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी। आत्मकथा प्रकाशित हो जाने के बाद अनेक लोगों ने इस पर लिखा, मैंने भी लिखा, इसके संबंध में बोलता भी रहा, परंतु अक्कर माशी लिखने से पूर्व की मानसिकता पर मौन ही था। उसी मानसिकता ने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए मजबूर किया था। मेरा बचपन मुझे अभी भी याद है। मेरे गांव में प्रतिवर्ष सावन के महीने में पोथी पुराण बांचे जाते। हर साल मेले के बहाने धार्मिक नाटक मंचित किए जाते। मेरे काका यशवंतराव पाटिल सवर्ण और फिर गांव के मुखिया, वे मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाते, पढ़ने के लिए धार्मिक ग्रंथ लाकर देते। मेरे नाना महमूद दस्तगीर जमादार और वह मुसलमान, वे मुझे जादू की, भूत प्रेत की, राजकुमारों की, राजकुमारियों की कहानियां सुनाते। मेरी दादी भी मुझे ऐसी ही कहानियां सुनाती। मेरे जो मित्र थे मारत्या और इल्या, इनकी दुनिया ही अलग थी। वे बड़ा इंद्रजाल पढ़ते। मोहिनी मंत्र की साधना कर लड़कियों को पटाना उनका लक्ष्य था। तो ये तो हुआ मेरे आसपास का परिवेश। थोड़ा सा आपको समझ ना आया हो तो मैं बता दूं कि इनकी माँ जो थी वो एक परित्यक्ता स्त्री थी, जिन्हें इनके पिता ने त्याग दिया था। उसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ फिर तीसरे हाथ होते हुए कई पुरुषों के साथ इनके संबंध रहे इनकी माता के, और उसी में किसी ना किसी पुरुष से ये पैदा हुए। उसके बाद आगे आने वाले पुरुषों से इनके भाई बहन पैदा हुए, और वही इनकी नानी भी इसी तरह से थी। उनके नानी के मतलब इनके नाना ने भी नानी को त्याग दिया था। नानी इनके जो मुंह बोले या सौतेले नाना है वो एक मुसलमान थे और इनकी नानी उनके साथ आके रहने लगी। तो पूरा आसपास का परिवेश और व्यक्तित्व खंड खंड होकर इनका आपको हर जगह दिखाई देगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे आएंगे जिनको लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं जहां उचित समझूंगी व्याख्या करती चलूंगी। चलिए, मेरा गांव एक छोटा सा देहात, वहां विकास की कोई हलचल नहीं थी। जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन हुआ करता था। पक्षपात आम बात थी। हम अछूत हैं, इसे स्वीकार कर हम जी रहे थे। सवर्णों में जो 2-4 व्यक्ति हमारी अछूत बस्ती में आते, वे या तो शराब पीने के लिए आते, या बस्ती में जो 2-4 परित्यक्ताएं थीं उनके संग मजे करने तथा मजदूर इकट्ठे करने के लिए आते। गांव का और हमारी बस्ती का बस इतना ही संबंध था। दलित बस्तियां जो हैं वो गांव के
जिनको आउटस्कर्ट्स कहते हैं, वहां पर बसाई जाती थी, गांव के बाहर। और वहां पर किसी भी तरह का कोई विकास पहुंचा नहीं था आजादी के बावजूद भी। बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत आदि पत्रिकाएं हमारे गांव में कभी आई ही नहीं। बाबा साहब का नाम केवल जय भीम और जयंती की सीमा में ही हम जानते थे। गांव में अंबेडकर जयंती मनाई जाती, यह जयंती हमें एक उत्सव ही लगता। स्वाभिमान, जागृति, जाति विरोधी भावना, मानवतावाद आदि बातों का प्रचार या उल्लेख इनमें कभी नहीं होता था। तो इनकी तो बात छोड़िए, तुलसी राम जी एक एक्टिविस्ट थे, लेकिन वहां भी कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वे इस तरह का प्रचार भूल से भी कभी नहीं करती थी। अलबत्ता यह सच है कि जब बाबा साहब की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकलती तब हम सब उसमें खूब नाचते, नारे लगाते। यह सारा प्रसंग हमें रोमांचित करता। कल तक जिस रास्ते पर हम अछूत के रूप में चलते, सामने से गुजरने वाले व्यक्ति पर हमारी छाया ना पड़े, इसलिए सक पकाकर दूर निकल जाते, उसी रास्ते पर हम खूब नाचते गाते, नारे लगाते। तो अंबेडकर जयंती जो थी वो एक दिन के लिए इनको ये अवसर प्रदान करती थी कि जिन रास्तों पे एक अछूत की तरह ये लोग चलते थे, वहीं नाचते गाते हक जताते हुए ये लोग चलते थे। पर ठीक दूसरे दिन खुद को अछूत समझकर उसी रास्ते से गर्दन नीचे झुकाकर चुपचाप निकल जाते। ऐसी थी हमारी बस्ती की मानसिकता। तो शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट था कि बाबा साहब को पढ़ो मत, केवल पूजो। और सारे जयंती और ये सारे उत्सव उनके महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़े हुए सब इसी तरीके से हुआ करते थे शुरू से ही। तो मेरी नजर में तो ये फजूल खर्ची है। बाबा साहब को यदि वाकई कोई श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो बेहतर तो ये होता कि उनके जयंती पर कोई चंदा इकट्ठा करके अच्छा विद्यालय खुलवा दें जहां अपने समाज के बच्चे जाकर पढ़ सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता, फजूल खर्ची ज्यादा होती है। और जबकि हमारे दलित समाज के पास फजूल खर्ची के लिए शायद पैसे नहीं हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही थी वैसे वैसे अछूत बस्ती में नई चेतना भी विकसित हो रही थी। जब मैं स्कूल गया तो मुझसे मेरे पिता का नाम पूछा गया। मेरा जन्म अनैतिक संबंधों से हुआ था, इस कारण मेरे पिता नहीं थे। स्कूल में मैं जाने तो लगा, परंतु मेरे पिता नहीं है, मेरा जन्म अनैतिक संबंधों से हुआ है, इसका तीव्र एहसास मुझे होता। भीतर कहीं एक कचोट महसूस होती, मैं भीतर से खोखला हो रहा था। अलावा इसके मेरे एक तरफा मुझ जैसे बच्चे थे, वे भी मुझे अक्करमाशी कहकर चिढ़ाते। अक्करमाशी का अर्थ ही था अनैतिक संबंधों से जन्मा हुआ। सवर्ण हो या अछूत, सभी के मजाक का मैं विषय बन चुका था। वे मुझे अपमानित करते, अछूत भी मुझे अछूत सिद्ध करते। आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की घुसपैठिए कहानी संग्रह की कहानी शव यात्रा याद मैं दिला दूं, जिसमें वे इस बात का जिक्र करते हैं कि जो अछूत हैं वो भी किस तरह छुआछात बरतते हैं। तो इनका दंश कितना दोहरा होगा ये आप समझ लीजिए। उस वक्त जो उद्गार, जो विकृत सोच इनके अंदर पनपती होगी, वही भाषा इन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ अपनी आत्मकथा में उतारी है। बहुत सारी जगहों पर ऐसी विकृत शब्दावली का प्रयोग है जिसे पढ़ते वक्त थोड़ा अटपटा मुझे भी लगेगा और शायद सुनते वक्त आपको भी लगे। वे मुझे अपमानित करते, अछूत भी मुझे अछूत सिद्ध करते। स्कूल के दिनों में मैं बहुत धार्मिक और ईश्वर पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला था। तो पढ़ाई जो है वो तर्क के रास्ते खोलती है, ये इस बात का उदाहरण है। चाहे तुलसी राम जी हों, वे भी कहते थे कि वे धर्म भीरू थे। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, उन्हें बेशक ये समझना आता हो, तर्क वे कर ना पाते हो, लेकिन उन्हें ये जरूर एहसास होने लगा था कि ये सब ढकोसला है। तो ये सारी बातें, हमारा जो आत्मकथा है, दलित साहित्य है, वे इस ओर इशारा करता है कि पढ़ाई लिखाई की महत्ता कितनी ज्यादा है। पढ़ लिख कर जब आप तर्कशील होते हैं तो आपको अपने आसपास के परिवेश पता चलता है कि कहां क्या गलत हो रहा है। 5वीं 6ठी कक्षा में मैंने एक छोटा सा नाटक लिखा था और उसे मंचित भी किया था। कितने होनहार रहे होंगे इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 5वीं कक्षा में नाटक लिखा।
हाई स्कूल की उम्र आई और गई। उन दिनों एक घटना जरूर हुई। मैं छात्रावास में रह रहा था। इस कारण एक ही कमरे में अनेक जाति के लड़कों के साथ रहने लगा। जिस जाति के लड़कों के साथ गांव में बातचीत तक करने से मैं डरता था, उन्हीं के साथ घर के सदस्यों की तरह मैं जी रहा था। हम लोग आपस में झगड़ते, गालियां भी बकते। ये बात तो तुलसी राम जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखी है। गाली दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद ही होगी। अभी कॉलेज में आया। इस आयु की बहुत सी बातें हैं। शेवंता नाम की लड़की, मैंने उसे बेहद चाहा था, प्रेम किया, अर्थात वह प्रेम 16 वर्ष की आयु के पूर्व का मन ही मन किया गया। उसका विवाह हुआ। इस विचित्र प्रेम की वेदना बहुत दिनों तक मन में कसमसाती रही। उन्हीं दिनों एक होशियार छात्र के रूप में मेरी पहचान बनती गई। इस होशियारी का उपयोग बहुत बुरे लड़कों ने किया। किसी अन्य के नाम से मुझे मैट्रिक की परीक्षा के पेपर्स दिलवाए। मैंने 6 पेपर्स दिए। अंतिम पेपर के दिन में पकड़ा गया, पुलिस केस हुआ। तो गैर बराबरी वाले समाज में जो मेरिट का राग अलापते हैं, ये प्रसंग उनके मुंह पर तमाचे जैसा पड़ता है, मैं समझती हूं। इस केस का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्हीं दिनों हमें भयानक अकाल का सामना करना पड़ा। मेरी बाई बाह पर इन्हीं दिनों एक सफेद चकत्ता उभर आया। ये चकत्ता कोड़ का है। अब मैं कितना भी पढ़ूं, कितनी भी उपाधियां प्राप्त करूं, तो भी उसका कोई उपयोग नहीं। अंततः कोड़ी बनकर सड़क पर भीख मांगना, घूमना ही मेरी नियति है, ऐसे विचार मन में आने लगे। मेरा पूरा बचपन इस चकत्ते के बोझ के नीचे दब सा गया। डॉक्टर के यहां जाने से मैं डरता। कोड़ियों की पंक्ति में खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंततः एक दिन मन मजबूत कर डॉक्टर के यहां गया। डॉक्टर चकत्ते को जांचता रहा। उसने कहा, यह तो जन्म की निशानी है। मुझे बेहद खुशी हुई। इन्हीं दिनों मैं एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक बन गया था। वह स्कूल एक नीली टोपी वाले अर्थात दलित नेता का था। अब उसमें किस तरह की कार्यशैली है, इसका ब्यौरा है। उसने भी मुझ पर अन्याय किया। अगर मैं महाविद्यालय में ईमानदारी से परिश्रम करता, केवल अध्ययन तक खुद को सीमित रखता, तो मेरा करियर कुछ और हो जाता। परंतु ये सब हुआ नहीं। एक और भीतर का खालीपन, तो दूसरी ओर भयावह दरिद्रता। इस कारण महाविद्यालय के संसार में मैं रम नहीं सका। तो दलित के नाम पर भी दलित समाज के लोग किस तरह रिश्वतखोरी करते हैं, हकमारी करते हैं, ये तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दैया में भी हमने देखा था। जब उन्होंने लिखा था कि आजमगढ़ में फाका कशी, उसमें जो अंबेडकर छात्रावास का वर्णन उन्होंने किया था, उसमें भी इसी बात का जिक्र था कि मैनेजरियल पोस्ट के लिए किस किस तरीके से एक दूसरे के साथ कट थ्रोट कंपटीशन हुआ करता था। परंतु मैं रमता गया आंदोलनों में। मेरे बेचैन मन को सामाजिक आंदोलनों में बड़ा सहारा मिला। छात्रावास से बिंदास्त जीने वाले युवकों के स्नेह के कारण आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पूर्णतः पढ़ा नहीं है, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से पढ़े, समझे और पचाए युवकों के साथ में घूमता रहा। मेरा व्यक्तित्व कार्यकर्ता का नहीं है, आंदोलन के योग्य नहीं है, इसका एहसास मुझे धीरे धीरे होने लगा। महाविद्यालय के दिनों में दलित छात्र अंबेडकर पढ़ने में व्यस्त रहते। मैं शेक्सपियर पढ़ा करता। मैं शेक्सपियर होना चाहता था। पागलों की तरह नाटकों की पुस्तकें पढ़ रहा था, नाटक लिख रहा था। इन दिनों में महीने में एक नाटक लिख लेता। मैं स्नातक हुआ, नौकरी लग गई। यहां तक आते आते मैं अपने भीतर किसी विशेष परिवर्तन को महसूस नहीं कर पा रहा था, परंतु जवान देह के भीतर होने वाले परिवर्तनों को तीव्रता से अनुभव कर रहा था। मराठवाड़ा में मेरी नौकरी लग गई। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम दिया जाए, इस उद्देश्य से शुरू हुआ आंदोलन तीव्र होता जा रहा था। आंदोलन की खबरें पढ़कर मैं बेचैन होने लगा। दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे थे। उन खबरों को पढ़कर मैं भी भड़क उठा। एक और मैं जाति छिपाकर रह रहा था, सवर्णों में घूम रहा था, तो दूसरी ओर इस आंदोलन में मेरी जाति के युवक पहली पंक्ति में खड़े थे। तो इस घटना का जिक्र मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर अंबेडकर का नाम दिए जाने की ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में भी इसका जिक्र है, खंड 1 में। और इन्हीं दिनों में अपने दड़बे से बाहर आया। नामांतर का ये आंदोलन ना हुआ होता तो मेरे भीतर के विद्रोही व्यक्तित्व का जन्म ही नहीं हो पाता। और यही चीज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी कही है कि इस आंदोलन के चलते वे जिस तरह दलित साहित्य के संपर्क में आए, मराठी साहित्य के संपर्क में आए,
उसने उनके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दिया। और इन्हीं दिनों मैं अपने दड़बे से बाहर आया। नामांतर का यह आंदोलन ना हुआ होता तो मेरे भीतर के विद्रोही व्यक्तित्व का जन्म ही नहीं हो पाता। अन्याय अत्याचार करने वालों की गर्दन मरोड़कर फेंकूं, उनके घर द्वारों को आग लगा दूं, उन पर भी अन्याय अत्याचार करूं, दलितों पर होने वाले अमानवीय क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करूं। हम भी मनुष्य हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर कहूं। ऐसे विचार मन में उठने लगे। इन्हीं विचारों और अनुभूतियों से मेरा व्यक्तित्व विकसित होने लगा। एक दिन मैंने अपना पुराना लेखन रद्दी में बेच दिया और दलित साहित्य की ओर मुड़ गया। कविताएं लिखी, भीतरी असंतोष को राह मिलती गई। उत्पात नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। यह सारी यात्रा अकेले तय की। यों एक दो दलित लेखकों से थोड़ा सा परिचय था। उत्पात नामक मेरे महाकाव्य की सफलता ने मुझ में हिम्मत आ गई। नई जवानी उमड़ आई। मैं पागल की तरह दलित साहित्य पढ़ने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन का अध्ययन करने लगा। संघर्ष की इच्छा से पागल होने लगा। भरी जवानी में मृत्यु से प्रेम करने लगा। मन में आतंकवादी भावनाएं बढ़ने लगी। अब हमें बंदूकें मिल जानी चाहिए कि भावना बेचैन करने लगी। अक्कर माशी लिखने के पूर्व मैंने करीब करीब सभी दलित आत्मकथाएं पढ़ी। मराठी में प्रकाशित अन्य आत्मकथाएं भी पढ़ गया। इन सब में व्यक्त जीवन से मेरा जीवन भिन्न है, इसका विश्वास हुआ। और वाकई तीनों ही दलित कथाएं, आत्मकथाएं जो अब तक हमने पढ़ी हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। उनके परिवेश भिन्न है, उसमें आई मानसिकताएं भिन्न है, उनकी शब्दावली भिन्न है, लिखने की शैली भिन्न है, आसपास का माहौल परिवेश भिन्न है। तो बीच बीच में हम उन सब चीजों का जिक्र करते रहेंगे कि किस किस तरीके से भिन्नता है और क्या क्या समानताएं हैं इनमें। यह भिन्नता ही आत्मकथा लिखने के लिए मुझे प्रवृत्त करती गई। मैं लिखता गया। जैसे सांप कैंचुली फेंक कर बाहर निकल आता है, वैसे ही मैं अक्रमाशी से बाहर आ गया। अब मुझे किसी का भय नहीं है, कोई हीन ग्रंथि नहीं है। तो पठन पाठन से इनके भीतर जो अक्करमाशी अर्थात जारज पुत्र होने का जो ठप्पा था, जो दंश ये झेल रहे थे, उससे ये धीरे धीरे बाहर आते गए और उभरते गए। तो ये पढ़ाई लिखाई की ही ताकत थी जिसके कारण शरण कुमार लिम्बाले जी इतने लोगों में अपना स्थान बना सके। दलित आत्मकथा एक बहुचर्चित साहित्य विधा है। दलित कविता तथा समीक्षा के कारण दलित साहित्य का विकास हुआ, तो दलित आत्मकथा के कारण यह साहित्य समृद्ध हुआ। पिछले कुछ दशकों से दलित आत्मकथा ने कुछ साहित्यिक और कुछ असाहित्यिक प्रश्न उपस्थित किए हैं। दलित आत्मकथा के कारण साहित्यिक अभिरुचि की पूर्ण परंपरा अंतर्मुख हो गई है, कोई इसे नकार नहीं सकता। बलूता, उसके आगे लेखकों का परिचय। बलूता दया पवार द्वारा हिंदी अनुवाद की गई अछूत अनुवादक दामोदर खड़से। उपरा लेखक लक्ष्मण माने। उपरा अनुवादक दामोदर खड़से। आठवणीचे पक्षी लेखक पी.ई. सोन कांबले। हिंदी अनुवाद यादों के पंछी और अनुवादक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। उचल्या के लेखक हैं लक्ष्मण गायकवाड़। इसका हिंदी अनुवाद हुआ उठाई गीर और अनुवादक हैं सूर्य नारायण रणसुभे। तराल अंतराल 5वां, इसके लेखक हैं शंकर राव खरात और हिंदी में इसके अनुवादक हैं डॉक्टर प्रथम वीर। उसके बाद है अक्करमाशी, छठी, लेखक शरण कुमार लिम्बाले। हिंदी अनुवाद अक्करमाशी, अनुवादक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। मुक्काम पोस्ट देमाचे गोठणे। मला उद्धवस्त वहाय चचह आहे। माझ्या जन्माची चित्तरकथा। ये प्रमुख चर्चित आत्मकथाएं मराठी आत्मकथा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इस नई विधा में जो प्रश्न उपस्थित किए गए वे भी महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा उच्चारण में मराठी उच्चारण अभी जुबान पर नहीं चढ़ रहा है जिस तरीके से बाकी उच्चारण चढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगी तो ये भी चढ़ जाएंगे। दलित आत्मकथा ने पाठकों के मन में भी अनेक प्रश्न उठाए। सभाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों, परिसंवाद
में इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इन अवसरों पर उठाए गए प्रश्न तथा दिए गए उत्तर कभी इस विधा का समर्थन करने वाले, कभी सही सत्य के निकट जाने वाले, तो कभी मूल प्रश्न को हाशिए में छोड़ने वाले, तो कभी बड़ी चालाकी से मूल प्रश्नों से बचने की दृष्टि से दिए जाते हैं। तो मतलब जितनी भी चाहे वो आलोचनाएं हो, चाहे फेवर में बात हो, इन सब आत्मकथाओं के, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, किस किस तरीके से प्रश्न उठाती हैं और इनके उठाए गए प्रश्नों के विरुद्ध किस तरीके से लोग आलोचनात्मक तरीके से लिखते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठाती हैं, ये बात तो तय है। और ऐसे प्रश्न जो साहित्य में पहले कभी नहीं उठाए गए। दलित आत्मकथा पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि इसके लेखकों ने अपने भोगे हुए दुखों का बाजार सजाया है। इस प्रकार के आरोपों के मूल में दलित आत्मकथाओं की लोकप्रियता और उनके पुरस्कृत हो जाने की घटनाएं कारणभूत रही हैं। तो यही बात का जिक्र जूठन आत्मकथा की लेखकी भूमिका में करते वक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी करते हैं कि लोग कहते हैं कि वे अपने अनुभवों का मूलधन खा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात, बाजार सजाया गया, दुखों का बाजार सजाया जा रहा है, ऐसा लोग तब नहीं कहते कि जब धार्मिक बाजार सजाए जाते हैं, धर्म के नाम पर जब बाजार सजाए जाते हैं, तब यही आलोचना करने वाले चुप मार के बैठ जाते हैं। दलित आत्मकथाएं लोकप्रिय हुई हैं तो उनकी अनुभूति की विशिष्टता के कारण, इसी कारण उन्हें प्रकाशक मिले और इसी कारण उनकी बिक्री भी हुई। चौखट के बाहर की जिंदगी को ये लेखक मराठी साहित्य में ले आए। लक्ष्मण गायकवाड़ तथा लक्ष्मण माने, इन दो लेखकों की पहली ही पुस्तक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, उन्हें लोकप्रियता मिलने लगी। दूसरी ओर जिंदगी भर जो लिखते रहे, उन्हें न लोकप्रियता मिली और न पुरस्कार। इस कारण ऐसे लोग दलित साहित्य के विरोध में मत प्रदर्शन करते रहते हैं। मुझे भी दलित आत्मकथा लिखनी चाहिए, इस प्रकार सोचने वाला वास्तव में आरक्षण के फायदे उठाने हेतु जाति बदलने वालों में से ही एक होता है। दलित आत्मकथाएं विस्फोटक होती हैं, ऐसा भी एक आरोप लगाया जाता है। वास्तव में विस्फोटकता पाठकों की समझ तथा अनुभव के विश्व पर आधारित होती है। मराठी साहित्य मुझे विशुद्ध मनोरंजन प्रधान लगता है। वाकई दलित साहित्य पढ़ने के बाद जितना भी हिंदी साहित्य है, उसके लिए मेरा अनुभव भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक इसी प्रकार औरों को दलित साहित्य अश्लील, ग्राम्य और सनसनीखेज लग सकता है। हम दलित लेखक जब कभी किसी सभा सम्मेलन हेतु किसी मध्यम वर्गीय सवर्ण संयोजक के घर जाते हैं तो वहां का वातावरण देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मध्यम वर्गीय चौखट के बाहर इन झुग्गियों के जीवन को तथा उस जीवन के प्रतिबिंब को साहित्य में देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे उसे ना समझ पाते हैं और ना ग्रहण कर पाते हैं। अक्कर माशी पढ़कर मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि इस तरीके से भी जीवन है। यूं तो बहुत सारी बातें सुनी है मैंने अपने बुजुर्गों से भी, अपनी बुआ जी वगैरह से भी, इन सब चीजों के बारे में, और पार्टीशन के बाद किस तरीके से हुआ और जातिवाद भी उस दौरान किस तरीके से झेला गया, सब कुछ मैंने सुना है। लेकिन फिर भी जो बात अक्कर माशी में आई है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि पढ़कर मन खराब होता है। क्या भोगा है? इस उद्गारवाचक प्रतिक्रिया के मूल में कहीं आत्म संतोष की भावना भी होती है कि हम इनसे कितने सुखी हैं। यह वास्तविकता है कि अब पुस्तकालयों की अलमारियों में दलित साहित्य की स्वतंत्र व्यवस्था करनी पड़ रही है। मैंने इसे पढ़ा है कहने के लिए, अथवा ये लीक से कुछ अलग है, इसलिए दलित साहित्य पढ़ा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को में तो ये स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है। बेशक इसके अंदर की जो वेदना है, जो प्रश्न है, वे उसे महसूस न कर पा रहे हों। कौन क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, इसके संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यह आत्मकथाएं मध्यम वर्गीय पाठकों को सम्मुख रखकर लिखी गई हैं, ऐसा भी एक आरोप लगाया जाता है। वास्तव में लिखते समय आत्मकथा लेखक के सम्मुख कुछ भी नहीं होता, होती हैं केवल स्मृतियां। इन स्मृतियों को शब्दबद्ध करने का कार्य वह करता रहता है। दलित आत्मकथा मध्यम वर्गीय पढ़ते रहते हैं, ये सही है। जिनके लिए लिखा जाता है वे पढ़ते नहीं, यह अर्ध सत्य है। कारण जिनके लिए लिखा जाता है वह समाज आज भी अशिक्षित है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है। वे पढ़ कैसे सकेंगे? मध्यम वर्गीय पाठकों को ही इसे पढ़ना चाहिए, तभी उन्हें दलितों के
प्रश्न समझ में आएंगे, हमारी यातना, वेदना और व्यथा से समाज जुड़ जाए, इसलिए तो हम लिख रहे हैं। हम इस साहित्य की ओर नव जागरण के माध्यम के रूप में ही देखते हैं। तो जो समाज अशिक्षित है, जो पढ़ नहीं सकता, उन तक अंबेडकर नामा आवाज बनकर उनकी ये आत्मकथाएं पहुंचा रहा है। उम्मीद है उन तक ये पहुंच पा रही होंगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दलित पाठकों को दलित आत्मकथाएं कभी आकर्षित नहीं करती। वह लेखक हमारे समाज को खुलेआम नंगा करते जा रहे हैं, ऐसा दलित समाज का आरोप है। मध्यम वर्गीय पाठकों को ये आत्मकथाएं विस्फोटक लगती हैं। इन आत्मकथाओं के कारण हमारे समाज की बेइज्जती हो रही है, ऐसा दलित पाठकों को क्यों लगता है? इस मानसिकता के कौन से कारण हो सकते हैं? किसी स्त्री पर अगर बलात्कार हो जाए तो वह कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी इज्जत जाती है। उस बलात्कार को, अन्याय और अत्याचार को उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। ऐसी ही ये मानसिकता है। आरक्षण के कारण जिन्हें नौकरी प्राप्त हुई है, वे दलित अपना भूतकाल निर्भयता से कहना नहीं चाहते। ये गलत है। अपने भूतकाल को निर्भयता से कहने की जरूरत है। गुलाम परंपरा की चर्चा होनी ही चाहिए। तो बात यहां पर यह उठती है कि जब तक हम अपनी आवाज खुद नहीं बनेंगे तो हमारी आवाज बनने के लिए और तैयार कौन है? अपनी आवाज हमें खुद ही बननी है। हमारे बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, दलित समाज के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, तो दलित समाज को अपनी आवाज खुद ही बनना पड़ेगा। बलूतम यानी कि अछूत, उपरा यानी कि ऊपरा और उचल्या यानी कि उठाई गीत, इन पुस्तकों की लोकप्रियता मिली और पैसा भी मिला। अन्य 4-5 कृतियां चर्चित रहीं। इसके अलावा और भी कई आत्मकथाएं हैं, उनके नाम तक पाठकों को मालूम नहीं है। बलूता और उपरा को फोर्ड फाउंडेशन के पुरस्कार मिले तो उपरा और उचल्या को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। इसी कारण अनेक पाठक विचलित हो गए। किसी अच्छी कलाकृति का सम्मान होना क्या गलत है? आर्थिक फायदों से परे जाकर हम पुरस्कारों की ओर क्यों नहीं देखते? ऐसा ही सम्मान सवर्ण मराठी लेखकों को मिल जाए तो कोई चर्चा नहीं होती। दलित लेखक पुरस्कृत हुआ नहीं अथवा उसे काफी पैसा मिला तो टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। तो ये मानसिकता हमारे लोगों की रहती है। तो आज इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में इसको पूरा करेंगे। तब तक इसको मैं समझती हूं आप लोगों को आत्मसात करने में वक्त लगेगा, क्योंकि मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है तो वो मारक शैली जो इसकी होनी चाहिए थी, जो इसकी क्षमता होनी चाहिए थी मार करने की, शब्दों की, वो अनुवाद होने पर थोड़ी जरूर कम हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ कुछ जगहों पर इसीलिए जो भाषा शैली है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ सी प्रतीत होती है। तो इसे आत्मसात करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो यदि कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसकी पुनः व्याख्या करूंगी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है अब तक जितना पोर्शन मैंने पढ़ा। तो इसलिए आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।